सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कन्वेंशनल लोको में पैंटोग्राफ यानी कि OHE से लेकर के आपका ट्रांसफार्मर के मेन बाइंडिंग में किस तरह से करंट पहुंचता है और उसके इंडक्शन से CGR 1 2 3 के द्वारा TFP तक किस तरह से करंट पहुंचता है, अर्थात आज हम लोग चर्चा करेंगे फीडिंग पावर सर्किट के बारे में। तो OHE 25 kV से चार्ज होता है। तो कॉन्टैक्ट वायर से लोको के पैंटोग्राफ के द्वारा पैंटो रूफ से होते हुए डीजे तक OHE का आना और डीजे बंद होने के बाद मेन ट्रांसफार्मर में जाना। मेन ट्रांसफार्मर एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 0 से 33 स्टेप बने होते हैं। यह ट्रांसफार्मर एक एल्यूमिनियम का टैंक में स्थित होता है। इस टैंक में तापरोधी और कुचालक तेल भरा होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल को फोर्स्ड एयर कूलिंग मेथड के द्वारा हम लोग ठंडा करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा रखने के लिए हम लोग एक पंप का इस्तेमाल करते हैं जो रेडिएटर में सर्कुलेट किया जाता है, जहां इसे एक ब्लोअर MVRH के द्वारा ठंडा किया जाता है। अर्थात तेल को ठंडा करने के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए एक ब्लोअर मोटर लगा है जिससे हम लोग MVRH के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक में कुल 5 बाइंडिंग होते हैं। TFWR जिसके साथ 33 टैप्स जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद प्राइमरी बाइंडिंग TFP और सेकेंडरी बाइंडिंग TFP1 और सेकेंडरी बाइंडिंग TFP2 और एक एक्सिलरी बाइंडिंग भी इसमें होता है जिसे हम लोग TFWA के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में बिजली की सप्लाई देने या लेने के लिए बूशिंग का प्रयोग किया जाता है जो कि ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर में स्थित होता है। ट्रांसफार्मर टैंक पर दिखाई देने वाला कुछ बूशिंग है जैसे A0, A33, A34, A0, A1, A7, A8, A3, A4, A5, A6, ये जितने भी अभी हम नाम ले रहे थे ये सब एक प्रकार का बूशिंग है जो कि ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर में स्थित होता है। अब हम लोग A0 बूशिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो A0 बूशिंग जो है ट्रांसफार्मर टैंक पर MVRH के ठीक नीचे लगा होता है जिसके द्वारा मेन ट्रांसफार्मर TFWR तथा TFP प्राइमरी बाइंडिंग को अर्थ किया जाता है। उसके बाद हम लोग A33 को देखते हैं। तो A33 को हम लोग रूफ बूशिंग भी कहते हैं। इसके द्वारा मेन ट्रांसफार्मर TFWR को सर्किट ब्रेकर डीजे से हाई वोल्टेज सप्लाई मिलती है। यह SMGR के ठीक बगल में ट्रांसफार्मर टैंक पे स्थित होता है। A34 बूशिंग जो है ये TFP प्राइमरी बाइंडिंग को हाई वोल्टेज सप्लाई देता है। यह PHGR के बगल में ट्रांसफार्मर टैंक पे स्थित होता है। A0, A1 एवं A7, A8 बूशिंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह जो बूशिंग है यह TFWA को बिजली की सप्लाई देती है। यह A34 के बगल में ट्रांसफार्मर टैंक पे स्थित है यानी कि एक्सिलरी बाइंडिंग। A3, A4 एवं A5, A6 के बारे में अगर बोला जाए तो यह जो बूशिंग है
TFP1 और TFP2 को बिजली सप्लाई देती है। यह MPH के बगल में ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर स्थित है। फीडिंग पावर सर्किट का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जो पार्ट्स आते हैं उसका हम लोग नाम लेते हैं। तो पैंटो 1 और पैंटो 2 यानी कि दोनों पैंटो आता है। HPT1 एवं HPT2 यानी कि HPT बोलने का मतलब ये हुआ कि पैंटो ग्राउंडिंग स्विच, जो कि पैंटोग्राफ से पहला रूफ बार होता है, उसी को हम लोग HPT बोलते हैं। ET1 और ET2 रूफ बार सर्किट ब्रेकर, जिसे हम लोग डीजे के नाम से जानते हैं। रूफ बुशिंग TFILM जो QLM का करंट ट्रांसफार्मर है, और QLM HAON और मेन ट्रांसफार्मर GR और TFP। ये जितने भी इक्विपमेंट्स का नाम लिए, ये फीडिंग पावर सर्किट का कुछ मुख्य भाग था। अब हम लोग एक का करके कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पैंटोग्राफ जो है, पैंटोग्राफ 1 और पैंटोग्राफ 2, इसको एक रूप में हम लोग कह सकते हैं कि यह करेंट कलेक्टर है, यानी कि कॉन्टैक्ट वायर से करेंट को कलेक्ट करता है, जो लोगों के छत पर 4 बेस इंसुलेटर पर फिट किया हुआ रहता है। HPT1+2 यह पैंटो असेंबली के पास लगा रहता है, जिसका भी हम चर्चा किए थे, और यह रूफ बार की तरह ही होता है। इसे पैंटो को ग्राउंडिंग स्विच भी कहते हैं। इसकी सहायता से पैंटो को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया जाता है। जब पैंटो टूट जाता है तो उसको सिक्योर करने के बाद हम लोग उसको आइसोलेट करते हैं, यानी कि उसमें करंट ना जा सके पैंटो में। इसके लिए हम लोग HPT लिंक का प्रयोग करते हैं। रूफ बार का अगर चर्चा हो तो यह धातु का बना हुआ बेलनाकार उपकरण है, जो इंसुलेटर पर लोगों के छत पर लगा होता है। आप लोग देखते होंगे कि एक पैंटोग्राफ से दूसरे पैंटोग्राफ को एक रॉड के द्वारा जोड़ा गया है, वही रूफ बार होता है। ET1 और ET2 यह लोगों के छत पर लगा रहता है। इसको सर्ज अरेस्टर हम लोग कहते हैं। ET1 को सर्ज अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर भी कहा जाता है। ET2 को सर्ज अरेस्टर फॉर एक्सेस OHE सप्लाई ET2 को बोलते हैं। ET1 का जो स्पार्किंग गैप है वो 180 से 210 mm तक है, तथा ET2 का जो स्पार्किंग गैप है वो 75 mm से 105 mm तक होता है। ET1 पैंटो उठाने के साथ सर्विस में आ जाता है। जैसे ही पैंटो रेज हुआ तो वो सर्विस में आ जाता है। लेकिन ET2 जो है डीजे बंद होने के बाद सर्विस में आता है, अर्थात डीजे क्लोज हो जाता है तब ET2 सर्विस में आ जाता है। तो हम लोग फीडिंग पावर सर्किट का आज थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं। तो पैंटो से 25 kV का सप्लाई HPT रूफ बार होते हुए कहाँ आया? डीजे में आया। उसके बाद हम लोग डीजे में आने से पहले हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि ET1 180 से 210 में सर्विस में आया। जैसे ही डीजे क्लोज होता है तो TFILM, जिसका सेटिंग है 450/9 एम्पियर, यानी कि TFILM को जब 450 एम्पियर करंट मिल जाता है तो उसी के अनुपात में QLM को 9 एम्पियर का करंट मिल जाता है और QLM एनर्जाइज हो जाता है। अर्थात मेन ट्रांसफार्मर में 450 एम्पियर की धारा प्रवाहित अगर उससे ऊपर होती है तो QLM एनर्जाइज हो जाता है।
तो अब हम चर्चा करेंगे कि मेन ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग तक हमारा जो OHC का सप्लाई है वो आ गया, यानी कि TFWR तक हमारा सप्लाई आ चुका है। तो TFWR से हम लोग टाइपिंग करते हैं, एक टाइपिंग करके। टाइपिंग करने के लिए 2 रेल लगे होते हैं, आउटर रेल और इनर रेल। तो आउटर रेल जो है विषम नॉच के लिए कार्य करता है और इनर रेल जो है वो सम नॉच के लिए कार्य करता है। अर्थात आउटर रेल पर जो टाइपिंग बनाया हुआ है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से, और इनर रेल पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से। तो आउटर रेल और इनर रेल से TFP को सप्लाई देने के लिए हम लोग CGR का प्रयोग करते हैं, CGR1, CGR2, CGR3। तो CGR1 और CGR3 के बीच में RPGR लगा हुआ है और CGR2 और CGR3 के बीच में RGR लगाया गया है। जब नॉच एक टैप से दूसरे टैप पर जाता है तो फ्लैशिंग को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है, वो RPGR है और RGR है। और TFW, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो TFWA को जो सप्लाई है वो खुद इंडक्शन के द्वारा मिलते रहता है। तो इसी तरह से हम लोग आज फीडिंग पावर सर्किट का चर्चा किए। बाकी के अगले वीडियो में पुनः हम लोग मिलते हैं। और एक चीज़ और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि WAG7 लोको में जो TFWR का कैपेसिटी है वो 5670 kVA का होता है और 5670 kVA बोलने का मतलब कि 270 kVA प्लस 5400 kVA। और अदर लोको में जैसे WAG5 हो गया, WAM4 हो गया, जो कि पुराने लोको हैं, उसमें 4170 kVA का ही मेन ट्रांसफार्मर हुआ करता था। धन्यवाद।